Hello students, welcome to my YouTube channel. This is KS Tutorials. We are studying class 6 NCERT chapter 5 of history, that is kingdoms, kings and an early republic. तो बच्चों हमने महाजनपद तक पढ़ लिया था. आई होप आप सबको महाजनपदास के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और टैक्स टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. जैसा कि मैंने कहा था कि महाजनपद काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थे. फोर्टिफाइड वॉल से लोग बनाते थे. इनकी आर्मीज़ थी, स्टैंडिंग आर्मीज़ थी, तो इनको सैलरी भी पे करनी रहती थी. ठीक है, तो अब वही अपने फोर्ट को बहुत मतलब उनके जो ह्यूज फोर्ट्स रहते थे उनकी मेंटेनेंस के लिए, बिग आर्मीज़ को मेंटेन करने के लिए और उनको रिसोर्स के लिए अपने टैक्सेस की ज़रूरत पड़ती थी. ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए वो टैक्स किससे लेते थे? लोगों से लेते थे. ओके, तो एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद्स वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, they needed more resources. Okay, so and they need officials to collect these. So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of the Raja of the Janpads, they started collecting regular taxes. Okay, तो क्या होता था स्टूडेंट्स कि मतलब ये जो अपने बड़े बड़े फोर्ट्स बनाने के लिए, आर्मीज़, बड़ी बड़ी आर्मीज़ को मेंटेन करने के लिए इनको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी, तो इसलिए ऑफिशियली ये टैक्सेस को कलेक्ट करते थे. अब जैसे कि पहले के राजा से कंपेयर किया जाए तो वो टैक्स भी नहीं लेते थे, ना उनको कोई गिफ्ट मिलते थे, पर इनको गिफ्ट भी मिलते थे. बट ये गिफ्ट पे ही तो सिर्फ डिपेंड नहीं हो सकते थे, तो इसलिए वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे. अब इनके टैक्स कलेक्ट करने के कुछ तरीके थे. अब क्या तरीके थे? लेट्स सी है. Taxes on crops were the most important. This was because most people were farmers. Usually the tax was fixed at 1/6 of what was produced. This was known as भाग और share. Okay, मतलब क्या होता था कि जो क्रॉप्स में कैसे टैक्स लगाते थे, क्रॉप्स पे उनका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स लगता था. कैसे कि मतलब जो फार्मर्स क्या करते थे, जितना वो उगाते थे, जितना उनका गेहूँ हो, चावल हो, तो उसका 1/6 पार्ट ये अपने पास एज अ टैक्स ले लेते थे. उसको भाग या शेयर कहते थे. जैसे कि इनसे पूछा गया है कि लेट्स टेक एग्जाम्पल कि जैसे उन्होंने बोला कि वीट कितना हुआ, तो हमारा 100 कुंटल हुआ, तो 100 डिवाइडेड बाय 6, तो जितना होगा वो उनका टैक्स हो जाएगा एज अ टैक्स. ओके, तो ऐसे एक तो क्रॉप्स पे टैक्स लेते थे. नेक्स्ट, देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन्स एज वेल. दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर. फॉर एग्जाम्पल, अ वीवर और अ स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग. तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैक्स क्या था कि जो क्राफ्ट पर्सन से, तो ये या तो मतलब ये पैसे नहीं लेते थे ना पैसा देते थे. मतलब ये क्या करते थे, जैसे कि कोई मूर्तिकार है, उसने कोई मूर्ति बनाई, तो इनको अपने महल में, राजमहल में बुला लेते थे. आओ मेरे इस महल का ये काम करो, ये कलाकारी करो, ये डिज़ाइन बनाओ, वो डिज़ाइन बनाओ, तो यही एज अ टैक्स वो पे करते थे. ओके, एज अ टैक्स, तो लेबर के फॉर्म में वो अपना टैक्स क्राफ्ट्स पर्सन्स किंग को देते थे. ओके स्टूडेंट, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. ये जो टैक्स देने का जो सिस्टम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि टैक्स कैसे कैसे हम लेते थे. ओके, फिर नेक्स्ट, हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस. तो हर्डर से कैसे टैक्स लेते थे? तो ये जो अपना एनिमल जो प्रोड्यूस करते थे, उसमें से एक एनिमल मंथली किंग को या रूलर को दे देते थे. जैसे कि कोई बकरी है, अब एक बकरी है तो उनको रूलर को आपको दे देनी है. कैटल है तो एक मतलब जैसे काव है तो भाई एक काव उनको रूलर को चाहिए. ठीक है, तो एक एनिमल कुछ ना कुछ एज अ टैक्स हम रूलर को पे करते थे, हर्डर्स देते थे. फिर देयर वर ऑल्सो अ टैक्स ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड. ठीक है, तो ट्रेडिंग के थ्रू कोई भी सामान आता था या बेचा जाता था या ख़रीदा जाता था, तो वो भी टैक्स के तौर पे रूलर्स को दिया जाता था. एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा. ठीक है, अब हंटर्स और गैदर्स जो इन्होंने फॉरेस्ट से कलेक्ट किया, जैसे इन्होंने वुड कलेक्ट किया, टिम्बर, कुछ भी एज अ मटेरियल, एज अ एनिमल, इन्होंने कुछ भी कलेक्ट किया फॉरेस्ट से, तो ये थोड़ा बहुत हिस्सा अपना रूलर को देंगे एज अ टैक्स. आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. ओके, तो टैक्स हमने क्या देखा, क्रॉप्स में हमने टैक्स देखा, तो जिसका 1/6 पार्ट ये लेते थे उसे हम भाग या शेयर कहते थे. फिर क्राफ्ट पर्सन से टैक्स लेते थे, एज अ लेबर फॉर्म में टैक्स लेते थे. ठीक है, हर्डर से एज अ एनिमल टैक्स लेते थे कि एक एनिमल उनको दो, ये वही उनका टैक्स हो जाता था. और हंटर गैदरर से जो भी इनको फॉरेस्ट से जो भी मटेरियल इनको मिलता था वो उनको टैक्स के तौर पे देना पड़ता था. ओके, अब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस हैं. चेंजेस इन एग्रीकल्चर, तो हमने देखा था
कि जो प्लॉज पहले मिलते थे हमें, तो हमें जो प्लॉ के एविडेंसेस पहले मिले वो वुड के बने हुए होते थे, ओके। बट अब इस पीरियड में हमने देखा है कि आयरन के प्लॉशेयर्स आने लगे। तो आयरन के प्लॉशेयर्स आएंगे तो जैसी भी सॉइल होगी, चाहे हैवी हो, चाहे क्लेई हो, चाहे चिकनी हो, कैसी भी सॉइल होगी, वो प्लॉशेयर आयरन की उसमें अच्छे से जुताई कर लेगा, ओके। लेकिन जो वुडन प्लॉशेयर होती थी वो टूट जाती थी क्लेई मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, ओके। और फिर इसमें क्या करते थे, दूसरा एक तो आयरन प्लॉशेयर हुआ, सेकेंड वो पीपल्स ने क्या कि सैपलिंग्स, इन्होंने ना पैडी की ट्रांसप्लांटिंग करनी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, सैपलिंग लगाना स्टार्ट कर दिया। मतलब सीड्स को पहले क्या करते थे, सीड्स को ऐसे बिखरा देते थे, ऐसे ऐसे फेंक देते थे। बट इन्होंने क्या किया, सीड्स को स्कैटर करने की जगह सैपलिंग्स लगाना स्टार्ट कर दिया। सैपलिंग्स मतलब जैसे छोटे छोटे प्लांट्स, लाइक इतने छोटे छोटे, जैसे ये प्लांट्स हैं कुछ, इतने छोटे छोटे प्लांट्स इन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया एज अ सैपलिंग। और फिर यही धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाते, फिर इन्हीं का ही प्रोडक्शन होता है तक, ओके। और इन खेतों में काम कौन करता था, तो जो दास और दासीज नहीं होते थे, स्लेव्स, मैन एंड वुमेन, जैसे मैंने बताया था कि जैसे कोई राजा है, किसी किंगडम में उसने अटैक किया और जिस किंगडम्स में उसने अटैक किया वो जीत गया, तो जो हारे हुए किंगडम में, जैसे ये राजा है, इसने इस किंगडम में अटैक किया, तो यहाँ की जितनी भी मेन और वुमेन होंगी वो इनकी क्या हो जाएंगी, स्लेव हो जाएंगी, ओके। तो ये दास दासीज हो जाएंगी, ये काम करती थी। और साथ साथ ये लैंडलेस एग्रीकल्चर, जो ये लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे, जिन्हें हम क्या कहते थे, कामकाराज, उन्हें क्या कहते थे, कामकाराज, तो वो इसमें बेसिकली काम करती। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कि कामकाराज क्या है, तो कामकाराज एक लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, ओके। तो ये पैरा पढ़ते, देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वॉज द ग्रोइंग use of iron plowshares. This meant that heavy clay soil could be turned over better than with the wooden plowshares. तो जैसे कि मैंने बताया ना कि आयरन प्लॉशेयर्स स्टार्ट हो गए थे, तो ये चाहे जैसी भी सॉइल हो, ये वुडन प्लॉशेयर से काम अच्छा करते थे, ठीक है, ये टूटते नहीं थे जल्दी, ओके। तो सो दैट द मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड, पीपल बिगैन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, और फिर उन्होंने क्या किया, लोगों ने ट्रांसप्लांटिंग स्टार्ट कर दी पैडीज़ की, ठीक है। Next, this meant that instead of scattering seeds on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the field. तो अब जैसे कि मैंने भी बताया कि सीड्स को स्कैटर करने की जगह लोग सैपलिंग्स लगाने लगे प्लांट वहाँ पे फील्ड में, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे हाईली प्रोड्यूस होते चले गए। तो दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव। और इससे क्या होगा कि प्लांट आधे से ज़्यादा प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे और जो प्रोडक्शन होगा बहुत तेज़ी से होगा, ओके। और हाउ एवर इट वॉज ब्रेकिंग वर्क। नेक्स्ट, जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, दास एंड दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, दैट इज कामकारास, हैड टू डू दिस वर्क। तो लैंड में वही लोग काम करते थे जो दास दासीज होते थे और साथ साथ जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर होते थे, जैसे कि कामकारास, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। दिस इज़ वेरी इजी एंड बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम यहाँ पे 2 महाजनपद की बात करेंगे, एक मगध की बात करेंगे, दूसरा वज्जी की बात करेंगे। मगध मतलब महाजनपदों में एक बहुत बड़ा जनपद था, मगध महाजनपद कहा जाता था उसे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट महाजनपद था, ओके। ये अबाउट 200 ईयर्स, ठीक। तो मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। अभी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था, ठीक है, ऐसा क्या था मगध में, तो वहाँ पे हमने देखे कि कई रिवर, गंगा और सोन जैसी रिवर मगध के थ्रू फ्लो होती थी। तो जब मगध के थ्रू गंगा और सोन रिवर फ्लो होगी तो मतलब वहाँ का जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा होगा, दूसरी वाटर सप्लाई बहुत अच्छी थी, और तीसरी वहाँ की जो लैंड थी बहुत ही फर्टाइल लैंड थी, ओके। तो फर्स्ट क्या था, ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वाटर सप्लाई एंड थर्ड दैट इज़ लैंड फर्टिलिटी, ठीक। तो ये हमें और किसी महाजनपद में इतनी मतलब प्रोमिनेंट वे में देखने को नहीं मिला जितना मगध में हमें देखने को मिला। ये नॉर्थ रीजन में था, बिहार में, तो वहाँ गंगा सोन रिवर फ्लो कर रही थी, तो ये गंगा सोन रिवर की वजह से वहाँ ट्रांसपोर्टिंग, वाटर सप्लाई और लैंड की फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी थी। और मगध में फॉरेस्टेड एरिया भी था, तो पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड। तो जो फॉरेस्ट से हमें एलिफेंट मिलते थे, तो ये क्या करते थे, फॉरेस्ट में जो एलिफेंट्स रहते थे उनको पकड़ लेते थे और उनको आर्मी के लिए ट्रेंड करते थे, ओके। फिर फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस
कार्ट्स एंड चैरियट्स। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट से जो इनको वुड मिलता था उससे घर बनाते थे, अपने कार्ट्स बनाते थे और साथ साथ रथ बनाते थे। ओके स्टूडेंट्स, besides there were iron ore mines in this region that could be tapped to make strong tools and weapons। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ से हम इस रीजन से आयरन और माइनिंग भी करते थे। तो आयरन और की माइनिंग जब होगी तो फिर आयरन के भी यूटेंसिल्स हमें देखने को मिलेंगे, आयरन की भी चीज़ें वहाँ पे ईजिली हमें अवेलेबल थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। वैसे ये जो एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट हुई है आपकी केएस ट्यूटोरियल्स के थ्रू, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने चैप्टर 4 तक पूरा कवर कर दिया है। चैप्टर 5 भी मैं आज कंप्लीट कर दूँगी और कल इसके शॉर्ट नोट्स आप सबको प्रोवाइड कर दूँगी। आई होप आप सबके मतलब जैसे आप लोग PYQs भी अभी देख रहे होंगे तो एनसीईआरटी के कई सारे क्वेश्चन आपके फंसते हैं हर एग्ज़ाम में। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सारी सीरीज़ आपकी क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी सीरीज़ आपकी स्टार्ट करने वाली हूँ, चलाने वाली हूँ। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरी की पूरी सीरीज़ देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। तो मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स। अब हम ये देखेंगे कि मगध के पास 2 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे, दैट इज़ बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। और इसके अलावा एक और रूलर थे महापद्मानंद, जो कि नंद डायनेस्टी से थे। ओके, जो कि नंद डायनेस्टी से थे। तो उसने क्या किया था, अपना कंट्रोल कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ वेस्ट पार्ट का पूरा इसने कंट्रोल अपना एक्सटेंड किया था। राजगृह उस टाइम का कैपिटल था, राजगृह जो प्रेजेंट डे में राजगीर है, जो कि बिहार में। ओके, तो काफ़ी सेवरल ईयर्स तक जो मगध का कैपिटल क्या था, राजगृह था, जो कि प्रेजेंट डे में राजगीर है। तो हमने देखा कि मगध के 2 पावरफुल रूलर्स थे, जो कि बिम्बिसार और अजातशत्रु, और एक और रूलर था महापद्मानंद, जो कि नंद डायनेस्टी से था। इसने अपने पावर को, अपने कंट्रोल को नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एक्सटेंड कर रखा था, और उस टाइम इसका जो कैपिटल था मगध का क्या था, राजगृह, जो कि प्रेजेंट डे में राजगीर के नाम से जाना जाता था। ओके, फिर उसके बाद मगध की कैपिटल शिफ्ट कर दी गई पाटलिपुत्र। ओके, लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में, तो लेटर उसके बाद फिर क्या किया, थोड़े दिनों बाद, कि पाटलिपुत्र को कैपिटल बना दिया गया, जिससे आज प्रेजेंट डे में हम क्या कहते हैं, पटना कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि बिहार का कैपिटल है। तो more than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. Of course, he didn't conquer the world, but did not conquer parts of Egypt and West Asia, and came to the Indian subcontinent, reaching up to the bank of the Bias। तो देखो 2300 years ago एक रूलर था मैं यूरोप का, जो कि मैसेडोनिया में रहता था, उसका नाम था अलेक्जेंडर। ठीक है, वो विश्व विजेता बनना चाहता था, वो पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन वो मतलब पूरा मतलब विश्व विजेता नहीं बन पाया, क्योंकि जब वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में पहुंचा तो ब्यास रिवर के आगे वो निकल ही नहीं पाया, उसके आगे वो क्रॉस ही नहीं कर पाया, उसके आगे वो मार्च ही नहीं कर पाया। उसके जो वो तो मार्च करना चाहता था, बट उसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जो उसके सामने ब्यास रिवर को क्रॉस करते ही मगध महाजनपद स्टार्ट हो रहा था, और मगध महाजनपद बहुत ही बड़ा किंगडम था, बहुत ही बड़ा वो रूल था। ठीक है, तो जो प्रोमिनेंट वहाँ पे जो रूलर था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा थी, कई एलिफेंट्स थे, कई लाखों आर्मी थी। तो उसके सोल्जर्स, उसके चैरियट्स, एलिफेंट्स को देखते हुए अलेक्जेंडर के सोल्जर्स डर गए और उसके आगे वो बढ़े ही नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। तो अलेक्जेंडर का जो वर्ल्ड कॉन्करर या विश्व विजेता वाला जो ड्रीम था वहीं पे पूरी तरीके से क्या हो गया, मतलब फेल हो चुका था। ठीक है, तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ मगध। ओके, आई होप दिस स्टोरी यू ऑल आर मतलब enjoying दिस स्टोरी। ओके, तो आई होप you all are understanding what I'm teaching right now. Okay, so next, Vajji. While Magad became a powerful kingdom, Vajji with its capital at Vaishali, Bihar. ठीक, तो वज्जी एक नेक्स्ट महाजनपद था, और उसका जो कैपिटल क्या था, वैशाली, जो कि बिहार में था। तो वी से वज्जी एंड वी से वैशाली। ओके, तो वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गना और संघ। तो यहाँ पे कई डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थी जिन्हें हम गना और संघ कहते थे। तो इन गना और संघ दे वर नॉट
वन बट मेनी रूलर्स। तो हमने देखो कई सारे महाजनपद और जनपद में देखा कि एक ही रूलर था, एक ही राजा था, लेकिन वज्जी में हमने देखे कई सारे रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, कई सारे रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं, उसी को हम गना या संघ कहते हैं। तो गना क्या कहते हैं कि एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे कई सारे मेंबर्स हो, और संघ मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये सारे राजा एक साथ काम करते थे, ये सारे रिचुअल्स एक साथ परफॉर्म करते थे, और फिर कोई भी अगर जैसे इन पे किसी ने अटैक कर दिया तो ये क्या करते थे, पहले असेंबली बिठाते थे, पहले असेंबली में एक दूसरे से मिलते थे, डिस्कशन होता था, फिर उसके बाद कोई एक्शन ही लेते थे। ओके, तो ये वज्जी का काम था। तो वज्जी, गना और संघ गवर्नमेंट इसको चलाती थी। ओके, तो गना और संघ उसमें था जो इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करती थी। ओके, तो गना और संघ में क्या मतलब था कि कई सारे रूलर्स एक साथ वर्क करते थे, सारे रिचुअल्स एक साथ परफॉर्म करते थे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे कोई एक राजा नहीं होता था, कई सारे राजा हुआ करते थे, और कोई भी अगर अटैक इनमें हुआ है तो ये पहले असेंबली बुलाएंगे, असेंबली में मिलेंगे सबसे, और फिर डिस्कशन होगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग ये आगे एक्शन लेते थे। फिर हाउएवर वुमेन दासास एंड कामकार्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। तो यहाँ पे जो असेंबली ये बुलाते थे उसमें ये जो विमेन, दास और कामकारास, इनको अलाउ नहीं था कि इस असेंबली को ये मतलब इस असेंबली में ही इन्वॉल्व हो या पार्टिसिपेट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट, बौद्ध बुद्धा एंड महावीरा, जिसके इन बौद्ध बुद्धा और महावीरा ये दोनों गना और संघ को ही बिलोंग करते थे। तो बुद्ध जैसे कि शाक्य क्लैन से थे। ओके, शाक्य क्लैन या शाक्य संघ से थे। तो इनका जो डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे वो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो अब नाउ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अजातशत्रु एंड वज्जी। तो वज्जी एक तरीके से ना एक एथिकल सोसाइटी थी, एक एथिकल महाजनपद था। तो अभी कैसे, तो अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज, ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वासकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। तो अजातशत्रु जो था वो ना वज्जी पे अटैक करना चाहता था। तो अजातशत्रु कौन सा, वो मगध का रूलर था अजातशत्रु, ठीक है, और वज्जी एक अलग महाजनपद थी, और मगध एक अलग महाजनपद था, और मगध महाजनपद का एक रूलर था अजातशत्रु। वो क्या चाहता था, वो वज्जी पे अटैक करना चाहता था। तो उसने क्या किया है, अपने एक मिनिस्टर को जिसका नाम वासकारा था, उसको बुद्धा के पास भेजा इस मैटर पे एडवाइस लेने के लिए। तो फिर बुद्धा उनसे बोलते हैं, बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जीज मेट frequently in full assemblies. When he heard that they did, he replied that the Vajjis could continue to prosper as long as। तो बुद्धा ने बोला कि वज्जी ये तब तक रहेगी, तब तक ये प्रॉस्पेरस रहेगी, जब तक ये पूरी तरीके से, जब तक ये पब्लिक असेंबलीज ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, तब तक इन पे कोई जल्दी अटैक नहीं कर सकता। तब तक दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, जब तक ये मतलब एक साथ रहते हैं और अपना एक सारा काम एक साथ करेंगे। दे फॉलोड इस्टेब्लिश रूल्स। ओके, तो ये जितने भी रूल्स इस्टेब्लिश हुए उनको फॉलो कर रहे हैं। मतलब जब तक इनमें यूनिटी रहेगी, जब तक ये असेंबलीज परफॉर्म करेंगे, जब तक ये एक साथ काम करेंगे, जब तक ये रूल्स को फॉलो करेंगे, जब तक ये एल्डर्स को अपने सुनेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तब तक वज्जी प्रॉस्पेरस ही रहेगी, तब तक वज्जी में कोई अटैक नहीं कर पाएगा। ओके, वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर। तो वज्जी वुमेन्स को हम फोर्स से या कब्जा करके उनको नहीं ले सकते हैं। चैत्यास, जो कि वहाँ की लोकल श्राइन्स थी, वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस। ओके, तो चैत्यास जो कि उनकी लोकल श्राइन्स थी, वो दोनों टाउन्स और विलेजेस में उनको मेंटेन किया जाता था। वाइस सेंट्स थे, वो सारे लोगों को वो सब पे बिलीव करते थे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। तो इतना ईजी नहीं है कि आप वज्जी पे अटैक करें। Okay students, so I hope this is clear to everyone. Okay, so Rajas of the powerful kingdom tried to conquer the Sanghas. Nevertheless, they lasted for a year long time, till about 1500 years ago, when the last of Ganas or Sanghas were conquered by the Gupta rulers about whom. अब हम देखेंगे कि जो राजा थे, जो पावरफुल किंगडम थे, उन्होंने इन संघ को कॉन्कर करने की कोशिश भी की, ठीक है। तो 1500 ईयर्स अगो जब गना और संघ को जीता, किसने जीता, गुप्त रूलर ने जीता। अब इसके बारे में हम चैप्टर 10 में पूरा डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे। आई होप दिस चैप्टर इज़ वेरी ईजी फॉर यू ऑल।
एंड आप सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि मैंने पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप सबको दे दिया है इस पूरे चैप्टर का एनसीईआरटी से। अब मैं सबके शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो डोंट वरी, एंड फॉर टिल दैट सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। तो टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।